हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो जैसा हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स है जिनको रिवीजन की रिक्वायरमेंट है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, उनकी रिवीजन हो जाए। हमने जो भी स्लाइड्स रखी हैं वो भी काफ़ी कंटेंट रिच स्लाइड्स रखी हैं, ताकि आपको बुक ओपन ना करनी पड़े रिवीजन के लिए। एंड इन स्लाइड्स को अगर आप गो थ्रू करो नियर द प्रीलिम्स, आपका कंप्लीट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो कवर हो जाए इन स्लाइड्स और इन वीडियोस के थ्रू ही। अदर देन यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा कंटेंट, जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे एनडीए और एनडीए के अलावा जो कि यूपीएससी एग्जाम कराता है, लाइक सीएपीएफ के। जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में जीएस पार्ट है, उसमें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली आता है। तो ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ये एक ब्रीफ आइडिया है कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कैसे गो थ्रू करेगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, ऐसे क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी, एंड कैसे हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रॉम अ बेसिक टू सच अ कॉम्प्लेक्स बना, कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वन ऑफ द लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड की तरह इवॉल्व हुआ। हिस्ट्री के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी वो कैसे बनी, एंड कौन कौन लोग थे उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट। एंड जब हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन गई, तो उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके क्या साइलेंट फीचर्स थे, उसके क्या ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स थे जिस वजह से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लिविंग एंटिटी भी कहा जाता है। ऐसे क्या फीचर्स थे, एंड देन वी विल डिस्कस कि जो फीचर्स की हम बात कर रहे हैं बेसिकली उनका सोर्स क्या था। ऐसे कौन से सोर्सेस थे जहां से उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया और उन उस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को लिया गया, और कैसे हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो ना ही रिजिड है ना ही सॉफ्ट है, एंड कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेवरल कंट्रीज से लिया गया, और क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कभी कभी क्रिटिसाइज किया जाता है एज अ कॉपी एंड कैट कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सो आफ्टर डिस्कसिंग द सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम डिस्कस करेंगे कि क्रिटिसिज्म क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इतने अच्छे फीचर्स होने के बाद भी क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्या उनमें खामियां थी, क्या उसमें अभी भी रिक्वायरमेंट है कि उसको अपडेट किया जाए, राइट। ये हम सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स। ये एक पूरा ओवरव्यू रहेगा हमारी फर्स्ट यूनिट का, जिसको हम ट्राई करेंगे विद इन 1 वीक हम इसे पूरा कवर कर ले। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो हिस्ट्रिकल एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो पूरी स्लाइड्स होगी, ये जो पूरा कंटेंट रहेगा, विल ट्राई कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज मॉन्स्टर के नाम से, हम वहाँ पे अपडेट कर दे। आई रिक्वेस्ट कि जो भी एस्पिरेंट्स को ये स्लाइड्स और जो कंटेंट चाहिए होगा एंड हमारी वीडियोस का लिंक चाहिए होगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। काइंडली ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, ताकि ये स्लाइड्स का कंटेंट आपको मिल जाए एंड आप रिवीजन इजीली कर पाओ। आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। अराउंड 1600 की बात है, जब जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया में आए थे टू ट्रेड, एंड जो ये ट्रेड का जो पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव राइट जो दिया गया था बाय इंग्लैंड, बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा, वो दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। उनके पास पूरा एक्सक्लूसिव राइट्स था कि वो जिस तरह से चाहे जितना चाहे ट्रेड कर सकते हैं इंडिया का अंडर द चार्टर जो क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। एंड इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे वो ट्रेड कर रहे थे 1600 के टाइम के दौरान, उनका ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो भी काफी इंक्रीज होता गया, एंड जिससे दोनों पार्टीज को बेनिफिट्स हो रहा था। फ्रॉम इंडियन साइड जो इंडिया के किंग्स थे उनको भी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको भी। सो बिकॉज ऑफ दैट म्यूचुअल बेनिफिट्स, जो म्यूचुअल बेनिफिट्स और जो म्यूचुअल ग्रोथ हो रही थी, इसी को नजर रखते हुए इन 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किया गया।
नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रीटी से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीट दीवानी राइट्स मिल गए थ्री इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसको उस टाइम पे प्रोविंसेस भी कहा जाता था। सो जो तीन इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। सो जो हमारा पूरा कंप्लीट नॉर्थ साइड है, एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, एंड अ पार्ट ऑफ मिडिल इंडिया, इस कंप्लीट जो ट्रेड राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चले गए। सो दीवानी राइट्स के अंदर उनके पास दो पावर्स आ गई कि वो कंप्लीट राइट्स रखेंगे रेवेन्यू का और सिविल जस्टिस का। हावेवर जो वेलफेयर वाला पार्ट था वो अभी भी किंग के पास था। सो नाउ हो क्या रहा था कि जहां बात आती है रेवेन्यू की, जहां बात आती है पैसों की, मनी की, वो सारे राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। बट जहां बात आती है इन्वेस्टमेंट की, जहां लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, या फिर कुछ भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, या लोगों को सूखे के दौरान या फिर जब भी वहाँ पे कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, उनके वेलफेयर के लिए जो प्रोग्राम्स और जो उनको बेनिफिट्स देने हैं, वो सारे अभी भी राजा के पास थे। सो व्हेन इट कम्स टू टैक्स रेवेन्यू, लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को कांटेक्ट करते थे। जब लेकिन जहां बात आ गई बेनिफिट्स की, वेलफेयर की, वहां हमारा राजा अकाउंटेबल हो जाता था। इसलिए उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी एक पूरे स्टेट को मैनेज करने में। सो इस सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कुछ जो किंग्स थे वो इकट्ठे हुए, एंड इन 1858, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, और सिपॉय म्यूटिनी, उसका आरंभ होता है। सो यहाँ से जो 1858 से कंप्लीट चेंज हो जाता है, हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी विल रूल, हाउ द ब्रिटेन विल रूल। 1858 से पहले ब्रिटेन जो रूल कर रहा था इंडिया को, वो उस पर्सपेक्टिव से रूल कर रहा था कि उन्हें यहाँ पे कब्जा करना है। बेसिकली दे वांट कि हम राजाओं को हराएंगे, उनसे उनका स्टेट लेंगे, और वहाँ पे अपनी पूरी अथॉरिटी इवॉल्व करेंगे। बट 1858 के टाइम में ये रियलाइज हो गया कि बहुत लंबे समय तक इंडिया पे रूल नहीं कर सकते, राइट। सो जो डिवाइड एंड रूल वाला जो पॉलिटिक्स है, ये इतने लंबे समय तक नहीं चलेगी। सो 1858 का उन्होंने कुछ राइट्स इंडियन को भी यू नो देना चाहा, एंड रेदर देन रूलिंग ओवर द इंडियंस, वो उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो चेंज हो गई। उन्होंने रेदर देन रूलिंग थ्रू द इंडियंस, मींस इंडियंस पे रूल करने के बजाय उन्होंने इंडियंस के थ्रू रूल करना ज़्यादा इजीली समझा। एंड इस वजह से उनकी जो पॉलिसीज थी और जो भी चार्टर एक्ट्स पास हुए थे, उन सब में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट, इंडियन पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड एज वी ऑल नो, इन लास्ट ऑन 15th ऑफ अगस्त 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। एंड ये जो सारी इवेंट्स थे, लाइक 1765 एंड 1885, 1858 एंड अगस्त 15 1947, ये सिर्फ एक डेट्स नहीं है, इनकी काफ़ी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। लाइक इन डेट्स के टाइम पे ही काफ़ी बिग चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के द्वारा, और जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और इवन इंग्लैंड के द्वारा भी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एंड प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। सो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इन डेट्स को याद रखो। जैसा भी मैंने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम चाहे तो उसको दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, कंपनी रूल, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो डायरेक्ट रूल कर रही थी इंडियंस पे, और कंप्लीट ट्रेड वो कंट्रोल कर रहे थे और अपने बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे थे। हाउएवर 1858 के बाद जो सिपाही म्यूटिनी हो गई, जो रूल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हट के डायरेक्ट क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, मींस डायरेक्ट इंग्लैंड रूल कर रहा था अंडर द क्राउन रूल। और ये 1858 से 1947 तक हुआ, कंप्लीट समवेयर अराउंड 100 इयर्स। सो कंपनी रूल के दौरान, जैसे मैंने बताया, काफ़ी एक्ट पास किए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि कमर्शियल भी थे, रेवेन्यू भी थे, एंड मिलिट्री भी थे। हाउएवर अगर मैं बात करूं एक मेजर ऐसे एक्ट की जिसने हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी और जहां से हमारे मोस्ट ऑफ द फीचर्स लिए गए, वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जिसको हम एक मिनी पार्लियामेंट एक्ट भी कहते हैं और एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि यही जो है, यही बेस लाइन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आज हमारे देश को रूल करता है। एंड मोर देन 50% हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए हैं रेगुलेशंस, क्योंकि यहाँ से एक सिस्टमैटिक अप्रोच स्टार्ट हो गई थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कैसे कंट्री को रूल करना है, एंड व्हाट फीचर्स इंडिया एक्चुअली नीड्स। सो
अब बात करते हैं सबसे पहले एक्ट की। सो जो स्टार्टिंग एक्ट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को दिए, उनको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। सो ऐसे उन्होंने सीक्वेंस में हर 5 साल या 10 साल बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट निकाला, जिसमें पिछले वाले जो भी खामियां थी एक्ट की, या जो उनको लगा कि इस टाइम के दौरान हमें ये और अथॉरिटी चाहिए और पावर चाहिए। सो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पावर, उन्होंने नए नए रेगुलेटिंग एक्ट लाते गए। सो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं किसी भी सबसे पहले एक लैंड पे कब्जा करता हूं, तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी कि मैं उसके कागज बनाऊं, राइट? एंड उसके कागज बना के उस पे मैं रूल करूं। तो यही सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ 1773 में। सो इट इज ये एक पहला स्टेप था जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाना चाह रहा था कि इंडिया अब हमारा एक पार्ट है, इंडिया के ये प्रोविंसेस है जहाँ पे हम रूल करेंगे, ये हमारे अंडर है। सो इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, ये अपने आप में एक पहला स्टेप था जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कंप्लीट कंट्रोल किया और रेगुलेट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। सो यहाँ पे वो क्राउन से या फिर इंग्लैंड से परमिशन नहीं ले रहा था, दे आर टेकिंग देयर ओन डिसीजंस कि हम इस एरिया को अपने हिसाब से रूल करेंगे। सो एक पहला स्टेप था। एंड द नेक्स्ट थिंग कि अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी तक उनका जो प्राइम मोटिव था वो था ट्रेड, कि दे आर कमिंग हेयर टू अर्न प्रॉफिट्स एंड टू डू बिजनेस। बट इस रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे उन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया नॉट ओनली एज अ ट्रेडिंग कंपनी, बट ऑल्सो एज अ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी, जो दोनों एक्शन परफॉर्म करेंगे, पॉलिटिकल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी। एंड यहीं से जो इनकी फाउंडेशन है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, वो स्टार्ट हो गई। एंड यहीं से जो हमारा एक जो प्राइम मोटिव होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो शो हो गया कि दे वांट सेंट्रलाइजेशन, अ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल द पावर्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, जहां से वो रूल करेंगे पूरी इंडिया को। एंड ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि उस टाइम पे अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, बट जैसा मैंने बताया कि दे वांट अ सेंट्रलाइजेशन, तो अलग अलग स्टेट्स नहीं, दे वांट अ सिंगल पर्सन जो पूरे यू नो प्रोविंस को कंट्रोल करे, पूरे इंडिया को कंट्रोल करे। इसलिए इन्होंने जो पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उसको चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। सो दैट अ सिंगल वर्ड जनरल, इट मींस वो पूरा प्रोविंस का रूलर है, पूरे एरिया को कंट्रोल करेगा, नॉट ओनली बंगाल। क्योंकि बंगाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा एरिया था एंशिएंट टाइम में और मिडाइवल टाइम में जहां से पूरा ट्रेड कंट्रोल किया जाता था। तो जिसके पास भी बंगाल होगा, उसके पास ज्यादा चांसेस है कि पूरा इंडिया को कंट्रोल कर सके। इसलिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, सिंपली फ्रॉम गवर्नर ऑफ बंगाल को। एंड जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो थे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स। एंड इनका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? सो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अदर देन दिस ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? सो यही वो पर्सन है जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी है एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी है। अब यहाँ से क्या आ जाता है, जैसे मैंने बताया कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में उनको परफॉर्म करने हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उनको चाहिए होगी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई 4 मेंबर्स की, जो कि असिस्ट करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मींस वॉरेन हेस्टिंग्स को, कि वो अपनी ड्यूटीज को और फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। नाउ जैसे मैंने बताया कि बंगाल इज अ सुप्रीम पावर, इज अ सुप्रीम अथॉरिटी। सो जो बाकी स्टेट्स आ गए थे, मींस जो बाकी प्रेसिडेंसीज आ गई थी, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर आ गई थी। कौन कौन सी? मद्रास एंड बॉम्बे। सो इनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर, एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के डिसीजन इन दोनों प्रेसिडेंसीज में भी अप्लाई किए गए। इसके अलावा क्या हुआ इस रेगुलेटिंग एक्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंस बंगाल को दी जा रही है तो वहां पे एक सुप्रीम कोर्ट भी होगा जहां से पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस रेगुलेट किया जाएगा। इसलिए वहां पे स्टैब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, दैट इज इन 1774, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा एंड 3 जो है अदर जजेस रहेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्होंने जो यू नो ये भी इंश्योर किया गया कि हर ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय पर्सनल बेनिफिट्स ना उठा सके। इसलिए इन्होंने किसी भी कंपनी के सर्वेंट्स को किसी भी प्राइवेट ट्रेड और कोई भी ब्राइब्स लेने से यू नो
उनको डिनाई किया। बेसिकली डिनाई करने का रीज़न ये था कि अगर वो प्राइवेट ट्रेड में अपना सारा फ़ोकस रखेंगे तो कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड इफ़ेक्ट होगा एंड कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया का जो प्रॉफ़िट्स है, वो पर्सनल हैंड्स में जाएगा। इसलिए उन्होंने प्राइवेट ट्रेड्स को कंप्लीटली डिस्करेज किया एंड उसको कंप्लीट डिनाई किया। सो नाउ अगर किसी भी जगह आपको गवर्न करना है किसी कंट्री को, तो आपको 2 चीज़ चाहिए होंगी। देयर नीड अ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ये क्या करते हैं, ये पूरी गवर्निंग बॉडी थी जो पूरी कंपनी को गवर्न करते थे एंड उनके जो रेगुलेशंस थे उसी रूल्स एंड रेगुलेशन से इंडिया को भी कंट्रोल किया जाता था। सो ये कुछ फीचर्स थे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के एंड इसी टाइम पे और भी एक्ट पास किए गए। इनमें जो खामियां थी उनको नेक्स्ट एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट में सुधारा गया एंड वहाँ पे और पावर्स दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है एंड 1833 के बाद वन ऑफ द बेंचमार्क ऑफ दैट इवोल्यूशन दैट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आता है। सो ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा कवर हुआ है वो सिर्फ फर्स्ट एक्ट कवर हुआ है, दैट्स रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम पिट्स इंडिया एक्ट से डिस्कस करेंगे एंड अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। And most importantly, 3 lectures will try to cover the complete historical evolution till गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 है वहां तक हम जो है आने वाली 2 और लेक्चर्स लेंगे, 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। मीनवाइल आप रिवीजन कीजिए एंड अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको टाइमली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए एंड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। And thank you so much. Thank you so much for watching this. Have a good day. Bye bye.